फार्मिंग के लिए सर अब 3 प्रकार की स्पीसीज यूज होती है हमारी, लेम्डेनस मार्जिनस, लेम्डेनस कैरोगेटा, कैरोगेटा पीजेसिस। अगर आपका टीडीएस है 1000 से नीचे है तो आप आराम से इस फार्मिंग को कर सकते हो। अगर फ्रेश वाटर की है इसको सीप बोलेंगे, अगर मरीन वाटर की है तो उसको ओयस्टर बोलेंगे। एक टैंक आपका 20 से 25 हज़ार में आराम से तैयार हो जाएगा। जो एक सीप है मेरे को 2 मोती दे के जाएगी। नमस्कार, क्या आपके पास ज़मीन की कमी है या फिर आप एक एग्रीकल्चर बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं जो कम ज़मीन में या फिर आप रेंट ज़मीन पे भी कर सकते हैं और प्रॉफिट भी दे, तो ऐसा ही एक आइडिया लेके मैं आ गया हूँ हरियाणा में करनाल डिस्ट्रिक्ट में। तो चलिए आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे ही एंटरप्रेन्योर से जिसने एग्रीकल्चर की फील्ड में कदम रखा और 2019 में अपना स्टार्टअप शुरू किया और आज बहुत बड़े पैमाने पर वो करनाल में ये बिज़नेस कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये हमारे साथ इस फार्म के ओनर, आपको मैं क्या बोलूँ, एंटरप्रेन्योर बोलूँ या फिर किसान? सर देखिए, जो बिजनेस है इसमें जो फार्मर रहेगा स्टार्टिंग में एज अ फार्मर रहेगा और जब आप मार्केट में अपने प्रोडक्शन के लिए जाओ वो एज अ एंटरप्रेन्योर लेके जाओगे। ठीक है। तो एक आप इसको मल्टी फार्मिंग बोल सकते हो। ये आपको एक तरीके बिजनेस भी मैन भी बनाएगी और एक तरीके आपको फार्मर भी बनाएगी। जी। तो एक बार ना इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। हेलो, नमस्कार सभी को। माय नेम इज़ अंकुश गिरी, आई एम फ्रॉम इंद्री एंड रेजिडेंशियल एड्रेस इज़ माय कलरी खालसा नियरेस्ट टू इंद्री। अच्छा अंकुश जी, मेरे को ये बताइए, आपको थोड़ा सा ना पहले समझना चाहते हैं हम जी लोग, जी, है ना? जी। हमारे किसान भी आपका जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। सर बैकग्राउंड की बात करें, जैसे स्कूलिंग की है, स्कूलिंग के बाद डिप्लोमा एज ए इंजीनियरिंग किया है। उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद अपना जॉब किया है। पर यह है कि जब कॉलेज पास आउट कर लिया था उसके बाद कहीं ना कहीं एक अंदर से एक इच्छा थी कि एंटरप्रेन्योरशिप करना, एज ए बिजनेसमैन बनना। पर यह है कि स्टार्टिंग में एक शुरुआत करनी होती है कि शुरुआत कहाँ से हो। ठीक है, उससे पहले कई बिजनेस देखे, जैसे मशरूम का हो गया और अदर बिजनेस हो गए। पर वहाँ पे मेरे को एक चीज़ देखने को मिली है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इसमें एक कंपटीशन आ रहा है। हालांकि मैंने स्टार्ट कर लिया, पर आने वाले 4 से 5 साल के अंदर क्या देखूंगा, उसमें इतना मार्केट और कलेक्टेड मार्केट बन जाएगी। ठीक है, तो मैंने देखा कि ऐसी भी फार्मिंग होती है मोती फार्मिंग के बारे में। तो उसके बारे में रिसर्च किया, इसकी काफ़ी जगह से ट्रेनिंग ली। उसके बाद अपना खुद का मैंने स्टार्टअप किया है। अच्छा ये बताइए कि ये जो मोती की खेती है जी, आपने चुन कैसे लिया? क्योंकि अगर देखा जाए नॉर्थ इंडिया में मोती की खेती को एक स्टार्टअप बनाना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो आपने ये मोती की खेती कैसे चुना? जी देखिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर मोती फार्मिंग की बात करें, अगर हमारा जैसे हरियाणा की बात लगा ले, पंजाब के लगा ले, उत्तर प्रदेश के लगा ले, दिल्ली के लगा ले, ये अभी जो एरिया इस चीज़ में इतना अवेयर नहीं है कि यहाँ मोती फार्मिंग हो। ठीक है, तो काफ़ी जगह से हमने इस चीज़ की ट्रेनिंग ली है और उसको मान के चलो जो समुद्र है, हमारी बड़ी बड़ी नदियाँ साउथ साइड में, वहाँ से सीप लेकर हमने उसको यहाँ पे इम्प्लांट किया और यहाँ पे हम अपना पर्ल का प्रोडक्शन कर रहे हैं जो काफ़ी लार्ज स्केल पे हरियाणा के अंदर। जी। तो ये बताइए कि मोती की खेती करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि आपने खाली आइडिया आया हो और आपने शुरू कर दिया हो, आपने कहीं से रिसर्च करी होगी, ट्रेनिंग ली होगी, वो बताइए थोड़ा सा। देखिए, अगर कोई भी आप स्टार्टअप कर रहे हो, स्टार्टअप करने से पहले आपको एक उसकी इमेज है, आप उसको इम्प्लीमेंट बाद में करोगे। सबसे पहले वो बिज़नेस आपके माइंड में आएगा, उसके बाद इम्प्लांट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बिज़नेस आया, माइंड में आया, माइंड में आने के बाद हमने उसको इम्प्लांट किया। ठीक है, जैसे जैसे कॉलेजिंग कर रहे थे, कॉलेजिंग के बाद क्या किया, इसके बारे में पता लगा कि ये पर्ल फार्मिंग भी होती है, एक मोती फार्मिंग के नाम से भी कोई ना कोई बिजनेस होता है। ठीक है, तो काफ़ी जगह इसकी ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग लेने के बाद भी अपना स्टार्टअप किया, उसमें फेल भी है। ठीक है, बट यह कि उसकी और जगह से ट्रेनिंग ली और उसके बाद अपना यहाँ पे अपना स्टार्टअप किया जी। ये जो आपने एक पॉइंट बोला कि फेल भी हुआ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई लोग जो है जो खेती में आना चाहते हैं, जो किसान है, जो अपना बिजनेस बदलना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि हम जाए किसी बिजनेस में जाए तो शुरू में हमें प्रॉफिट मिल जाए। तो आप अपना एक वो फेलियर वाला जो आपका समय रहा, एक बार आप वो जरूर हमारे साथ डिस्कस कीजिए। देखिए, आपको बिजनेस कर रहे हो, आपको बिजनेस में दोनों मोड को लेकर चलना पड़ेगा। आपको एक फेलियर भी देखा जाएगा और सक्सेस भी देखा जाएगा। ठीक है, एक लेबर होता है, जो मजदूर वर्ग का आदमी होता है, वो क्या करता है, पूरा दिन मजदूरी करेगा, शाम को उसको पैसे मिल जाएंगे।
दूसरा आता है हमारा है जॉब। जॉब में क्या आप मंथ की इनकम आएगी आपकी, मतलब आपने पूरा महीना काम किया, एट द मंथ आपको उसका पैसा मिल जाएगा। बट अगर एंटरप्रेन्योरशिप की एज ए बिजनेस की बात करें, उसको आपको कम से कम 3 से 4 साल दे के चलना पड़ेगा। मान के चलो अगर आप 3 साल बिना किसी इनकम के, बिना किसी प्रॉफिट के आप अगर अपना एफर्ट लगा सकते हो तभी आप बिजनेस के अंदर आइए, नहीं तो आप मत आइए। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने कोई स्टार्टअप किया, स्टार्टअप करने के बाद आपको 3 से 4 महीने के बाद अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप भूल जाइए बिजनेस को, आप बिजनेस मत कीजिए। ठीक है, अगर धंधा कर रहे हो, धंधे में कम से कम आपको 4 साल बिना किसी इनकम के, बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी मान सम्मान के काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप मेरे को बताइए कि आपने शुरू कब किया अपना फार्म, है ना, और शुरू कितने आपने टैंक के साथ किया था? जैसे शुरुआत की बात करें, जो शुरुआत 2019 से स्टार्टिंग की थी। शुरुआत में देखो क्या एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे स्टार्टअप किया था, नहीं तो उस चीज़ के लिए फैमिली हमें एग्री कर रही थी कि आप बिजनेस करो, बट यह कि अंदर से एक जुनून था कि करना है। ठीक है, तो जब स्टार्ट किया था 2019 में किया था, घर से स्टार्ट किया था। जैसे आप ये टैंक देख रहे हो, एक छोटे से टैंक से स्टार्ट किया था 1500 सीप से। बट यह है कि एक मान लो एक अधूरा ज्ञान था हमारा, अधूरा ज्ञान की वजह से वहाँ पे हमने कई बार लॉस भी उठाया। ठीक है, उसके बाद दोबारा ट्रेनिंग लिया, उसको और अच्छे लेवल से किया है, अपने जो कमियाँ थी उन कमियों को सुधारा है। ठीक है, एक छोटे स्टेप से स्टार्ट किया था, उसके बाद उसको थोड़ा और इंक्रीज़ किया और आप ये देख सकते हो अब ये यहाँ पे अपना स्टार्टअप किया। और मान के चलो अभी जो हमारा नेक्स्ट ईयर आएगा, नेक्स्ट ईयर में हम ऑल ओवर सारे इंडिया को कवर कर लेंगे कि हमारा हर स्टेट के अंदर एक न एक प्लांट हमारा ज़रूर होगा। जी, मेरे को ये बताइए कि जैसे कि आपने मोती की खेती यहाँ पे अपना शुरू किया, आपने 2019 में 1 टैंक के साथ, 2 टैंक के साथ शुरू किया, तो इसको एक्सपेंड किस तरीके से किया? मान लीजिए कि कई लोग होते हैं जो शुरू में ही एक्सपेंड करना चाहते हैं कि खोलूँ तो मैं 10-12 टैंक के साथ ही खोल दूँ, है ना। ये कितना इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेंड भी जो करना है वो भी समय और एक्सपीरियंस के साथ करना है? जी देखिए, अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, बिजनेस में किसी बिजनेस को स्टार्ट करना वो अलग बात है, पर उस बिजनेस को स्टार्ट करने में जो आपका स्टार्टिंग में जोश था, उस जोश को बरकरार रखना वो आपकी अलग चीज़ है। तो मैं किसी भी फार्मर को ये सलाह दूंगा, अगर आप करना चाहते हो तो छोटे लेवल से स्टार्ट किए, इंडिपेंडेंट होकर काम करते हो तो छोटे लेवल से 2 या 3 टैंक से स्टार्ट किए। बट अगर किसी फार्मर के साथ जुड़ के करना चाहते हो, जैसे हमारे साथ जुड़ के करोगे या किसी अदर फार्मर के किसी फर्म के साथ जुड़ के काम करो, तो आप लार्ज स्केल पे स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वो आपको एक बैक हैंड सपोर्ट देगा, कोई प्रॉब्लम है इसको सोल्यूशन देगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट होकर काम करोगे तो 2 या 3 मतलब कि 1000 या 2000 सीप से काम स्टार्ट करें, इससे ज़्यादा मत कीजिए अगर इंडिपेंडेंट होकर काम करते हो आप लोग। अच्छा, जब हमने पहली बार ये शुरू किया और पहले आपने यहाँ पे खेप लगाई, जी, तो ये शीप आप लेके कहाँ से आए? आप इसकी कहाँ इसकी मार्केट है, कहाँ से ये मिल सकते हैं? जी देखिए, अगर सीप की बात करें तो इंडिया के अंदर मान के चलो 64 टाइप ऑफ स्पीसीज, 64 प्रकार के आपको इंडिया के अंदर स्पीसीज मिल जाएंगी। बट यह है कि देखो, फार्मिंग के अगर मोड की बात करें, फार्मिंग के लिए सिर्फ 3 प्रकार की स्पीसीज यूज होती है हमारी, लैम्पडेनस मार्जिनस, लैम्पडेनस कैरोगेटा, कैरोगेटा पीजेसिस। इन 3 में से सिर्फ 2 क्वालिटी की स्पीसीज है, लैम्पडेनस मार्जिनस और लैम्पडेनस कैरोगेटा। इन 2 सीप के अंदर हमारी एक क्वालिटी पर्ल की बात करें, वो हमें ये सीप प्रोड्यूस करके देंगी। ठीक है, अगर आपको परचेजिंग की बात करें तो जैसे हमारे जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, जैसे हमारा तेलंगाना हो गया, हावड़ा हो गया, गुवाहाटी हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, जहाँ पे फ्रेश वाटर है, जहाँ पे हमारी नदियाँ हैं, ठीक है, गंगो गए, यहाँ से आपको मिल जाएंगे। जो प्राइसिंग की बात करें, प्राइसिंग आपको 6 रुपये से स्टार्ट होकर 20 रुपये तक आराम से मिल जाएगी अच्छी क्वालिटी की। अच्छा, आपने फ्रेश वाटर की बात करी है ना, आप हमें ये भी बता दीजिए, जो भी ये बिजनेस करना चाहते हैं या आप जो ये बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे इन शीप्स के लिए वाटर कैसा चाहिए? मीठा पानी, खारा पानी, ये कैसा इनके लिए सुटेबल है? जी देखिए, एक होती है हमारी ओयस्टर को होती है हमारी सी वाटर की, यानी कि खाने पानी की। पर अगर सीप की बात करें, ये होती है हमारे मीठे पानी की, जो हमारा नॉर्मली हमारे एरिया का है, ताज़ा पानी है। और TDS की बात करें, TDS हमारा 1000 से नीचे रहना चाहिए। अगर आपका TDS है 1000 से नीचे है तो आप आराम से इस फार्मिंग को कर सकते हो। प्रायोरिटी यही है, आप अपने टैंक कंस्ट्रक्शन से पहले अपने पैरामीटर जो आपका pH और आपका TDS वो आपका ओके होना चाहिए। अगर वो है तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी फार्मिंग कर सकते हो। जी, तो ये बताइए, आपने जो स्पीसीज बताई, 2 स्पीसीज बताई, आप इनमें से कितनी स्पीसीज को यहाँ यूज़ करते हैं? नहीं, जो हमारी यूज़ होती है 2 प्रकार की होती है, सिर्फ लैम्पडेनस मार्जिनस और लैम्पडेनस कैरोगेटा। ऑल ओवर इंडिया के अंदर सभी फार्मर यही यूज़ करते हैं। अच्छा, एक बार आप हमें ना कुछ शीप्स दिखा सकते हैं? जी, और हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। जी, है ना? जी। ठीक है, देखिए हमारी सीप होती है, अगर मैं इसको नेट से निकाल के दिखाऊं आपको, देखिए ये हमारी फ्रेश वाटर की सीप्स रहेगी। ठीक है,
अगर फ्रेश वाटर की है इसको सीप बोल लेंगे, अगर मरीन वाटर की है तो उसको ओयस्टर बोल लेंगे। इसमें क्या होता है, एक ये जलीय जीव है, ठीक है, इसमें क्या रहता है, इसका एक हेड पोर्शन रहेगा, एक टेल पोर्शन रहेगा। ये हेड पोर्शन रहेगा, इसका टेल पोर्शन रहेगा, ठीक है। और जो न्यूक्लियस इम्प्लांट करते हैं उसके मिडल में इम्प्लांट करते हैं हम इसको, ठीक है। और जो उसका टाइम पीरियड रहेगा 18 to 20 मंथ, मे बी 24 मंथ तक हो सकता है। अच्छा, अब इसकी फीडिंग के बारे में बताइए कि इसकी फीडिंग के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? जी, देखिए फीडिंग की बात करें, फीडिंग में हमारा जाता है इसके अंदर, जैसे हमारा खुद का बनाया फाइट और जूप्लैंक्टन है, कैल्शियम कार्बोनेट जाता है, स्पैरोलिना जाती है, ठीक है। और कुछ हमारी होममेड फीड होती हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे हमारे पास फार्मर आएंगे और ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो उसको हम डीपली हर चीज़ फीडिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब आप शीप की खेती करते हैं, मोती की खेती कर रहे हैं, जी, तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा इसका क्या प्रायोरिटी में ध्यान देना पड़ेगा? इसकी फीडिंग, इसका फ्रेश वाटर, जी, पीएच लेवल, जी, सबसे ज़्यादा ध्यान, और किसान कहाँ फंसते हैं? देखिए सबसे पहले बात आ जाती है हमारा, देखो अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो हर चीज़ को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आ जाती है हमारा पीएच और TDS, ये मेंटेन रहना चाहिए। उसके बाद आते हैं इंस्टॉल कर रहे हो, क्योंकि कई फार्मर क्या आते हैं उनको इंस्टॉल करने का तो प्रॉपर टाइम ही नहीं पता कि मेरे को इंस्टॉलेशन किस टाइम करनी है। जो उसके इंस्टॉल करने का जो एक टाइम पीरियड रहेगा वो रहता है हमारा अक्टूबर से फरवरी, मैक्सिमम मार्च 15 या 20। इसके बाद इंस्टॉलमेंट मत कीजिए, क्योंकि आगे गर्मी बढ़ जाती है और मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और यहीं आगे हमारा फार्मर फंसता है। दूसरी बात, इंस्टॉल कर लें, इंस्टॉल के बाद जो हमारे देखो अगर सीप को हमारी फीड नहीं मिल रही है, ठीक है, फीड के बिना हमारी सिर्फ 8, 10 से 15, 20 दिन आराम से जिंदा रह लेगी, मरेगी नहीं। पर अगर हमारे वाटर के पैरामीटर्स ख़राब हो जाते हैं, मान के चलिए अमोनिया हमारा बढ़ गया, ठीक है, तो सीप की मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इंस्टॉलेशन के बाद हमारे वाटर के पैरामीटर हैं वो हमें ध्यान रखना मैंडेटरी है। उस चीज़ को आप ध्यान रखिए, प्रॉपरली उसकी रेगुलर चेकिंग कीजिए। अगर आपका अमोनिया बढ़ा हुआ तो उसको कंट्रोल कीजिए। ठीक है, अब ये बताइए, जैसे आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे आपके जो टैंक्स बने हुए हैं, जी, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है और क्या डायमेंशन रखी है जी आपने? आप आगे आओ, आगे आपको मैं डीपली दिखाता हूँ हर चीज़ को। ठीक है सर, देखिए जो हमारा एक टैंक रहेगा, जो उसका हमारा प्रॉपर डायमेंशन रहेगी, उसमें क्या रहेगा, जो उसकी लंबाई रहेगी, ठीक है, वो 15 फीट रहेगी, और जो उसकी विड्थ चौड़ाई रहेगी वो 5 फीट रहेगी। और दीवार से लेकर जो सेंटर तक हमारा स्लोप रहेगा वो 8 इंच का रहेगा, 8 या 9 इंच का। क्योंकि क्या रहता है, जब हम इसकी वेस्टेज निकालते हैं, अगर आप लेवल में करोगे तो वेस्टेज नहीं निकल पाएगी इसकी, तो आपको स्लोपिंग देना बहुत ज़रूरी है। ये 8 से 9 इंच की स्लोपिंग जरूरी रहनी चाहिए, और बीच में आपका सेंटर वॉल लगेगा जहाँ से आपका पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। ये हमारी इसकी डायमीटर रहेगी। जो उसकी हाइट की बात करें, हाइट आपकी रहनी चाहिए 4 से 5 फीट, मैक्सिमम 6 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, तो बट यह है कि 4 मैंडेटरी है, इतनी होनी चाहिए, इससे कम नहीं हो आपकी। ठीक है जी। यहाँ पे हम ड्रेनेज देख रहे हैं, जो आपने बताया कि सेंटर में ड्रेनेज है, कितना इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम आपके पास होना चाहिए? जी देखिए क्या रहता है, जैसे आप देखते हो कि गर्मी मौसम है, जो गर्मी का आ गया, अगर आपका ड्रेनेज अच्छा होगा कि इसमें जो पाइप है अच्छे वाले, थोड़े बड़े वाले लगे होंगे, तो आपका वाटर जल्दी ड्रेन आउट हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। आप छोटे पाइप लगाओगे, कम से कम 1 घंटा आपका पानी निकलने में लग जाएगा। पाइप अच्छे डाले होंगे, जल्दी से वो आपका टैंक वॉश आउट होगा और जल्दी से आप उसको दोबारा रिफिल कर सकते हो। अच्छा, ये काफ़ी लोग जानना चाहेंगे कि एक टैंक को बनाने में जो आपने डायमेंशन के हिसाब से बताया, क्या इन्वेस्टमेंट आएगा, क्या लागत आएगी? जी देखिए, इन्वेस्टमेंट की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो इसमें एक टैंक आपका 20 से 25 हज़ार में आराम से तैयार हो जाएगा। ये आपका डिपेंड करता है लेबर के ऊपर, ये आपको 25 से 30 भी जा सकता है, 40 भी जा सकता है। क्योंकि अगर मेरा देखोगे, पूरा मेरा जो टैंक कंस्ट्रक्शन है वो 4 इंची में है, ठीक है, मतलब सिंगल ईंट में है। अगर आप इसको डबल में कराते हो तो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपका 20 से 25 हज़ार में भी तैयार हो जाएगा, और डबल में करते हो तो 40 हज़ार तक भी चले जाएगा आपका। डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में, हाँ, कौन से स्टेट में, मटेरियल क्या है, लेबर क्या है, तो ये कोई फ्लक्चुएट करती है, फिक्स नहीं है। फिर भी हम एवरेज लेके चले तो 30-35 हज़ार हम मान के चलते हैं, इतने में हो जाएगा जी। चलिए, ये तो हो गया कि किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है। अब इसमें सबसे दूसरी बड़ी बात आती है कि जब हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया तो हम अपनी मोती की खेती की शुरुआत कौन से महीने से करें? जी, टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड रहेगा आपका अक्टूबर से सीजन स्टार्ट हो जाता है, और आपका फरवरी तक, मैक्सिमम मार्च 15 या 20, उसके बाद सीजन ऑफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर आपको दोबारा सीजन स्टार्ट होगा। तो हमारा अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और जनवरी, फरवरी, और मार्च मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं। चलिए, तो ये था हमारा कि कंस्ट्रक्शन में कितना लगेगा, क्या इसमें लागत आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, और कब से शुरू करना है। जी। अच्छा, जब आपने मोती की खेती शुरू कर दिया, अब इसकी आप खेप की बात करें तो इसमें कितना टाइम लगेगा तैयार होने में? जी,
प्रोसेस जो रहता है, सबसे पहले मैं उसकी कॉस्ट की बात करूं, जैसे हमारा एक सिंगल पीस रहेगा जो उसकी हमारी कॉस्टिंग रहेगी वो 50 रुपीज़ रहेगी। 50 रुपीज़ में आपकी क्या आएगी, सीप आ जाएगा, न्यूक्लियस आ जाएगा, नेट बैग आ जाएगा, सर्जरी आ जाएगी, फीडिंग आ जाएगी और थोड़े बहुत जो अदर एक्सपेंस हैं वो आ जाएंगे। आपका 50 रुपीज़ में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड रहेगा हमारा 18 से 20 मंथ का रहेगा। ये आपका मैक्सिमम भी हो सकता है, मान के चलिए 2 साल की आपकी क्रॉप रहेगी। ठीक है, ठीक है, तो 2 साल वेट करना पड़ेगा जी, इतना पेशेंस रखना जी, पड़ेगा बिल्कुल। मोती की खेती अगर आप करना चाहते हैं। जी जी। तो शीप के अंदर आप सबसे ज़्यादा अगर मान लीजिए कि एक टैंक के अंदर आप कितने डाल सकते हैं? देखिए, जो हमारे टैंक का स्टैंडर्ड साइज़ हमने बनाया हुआ है, इसकी जो कैपेसिटी है 1200 से 1300 सीप की रहेगी। क्योंकि अगर ज़्यादा डाल लोगे सीप तो क्या कि अमोनिया बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा उसको कंजस्टेड ना करें, तो 1200-1300 मैक्सिमम है, इससे ऊपर एक टैंक में ना डालें। मैं आप यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जैसे हमने एक अदर देखे हैं, वहाँ पे थोड़े से नेट मेरे को दूसरे दिखते हैं, जैसे मॉस्किटो नेट हम कह सकते हैं। आपके यहाँ पे मेरे को नेट थोड़े से अलग लग रहे हैं, तो क्या है इन नेट्स के पीछे की कहानी और कैसे ये इनको लगाया जाता है पानी में? देखिए, नेट बैग जो हमने, आप सही बोल रहे हो कि हमारा जो नेट बैग अदर फार्मर से आपको अलग मिलेगा। उसकी स्पेसिफिकेशन भी आपको बताऊंगा। आप पहले देखोगे ना, जहाँ भी आप जाओगे आपको ये वाला नेट मिलेगा, मॉस्किटो नेट बोलते हैं इसको। ठीक है, बट ये है कि पहले जब हमने यूज़ किया था यही यूज़ किया था, बट इसमें हमें प्रॉब्लम आई बहुत ज़्यादा। क्या होता है, इसके होल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम होती है रेड वॉर्म की, लाल कीड़ा बोलते हैं जिसको। और जब टैंक के अंदर होता है, जैसे हमारा अभी मौसम चेंजिंग होती है फरवरी से, जैसे अप्रैल में आओगे आप, इस टाइम हमारे टैंक के अंदर अब जो छोटे छोटे रेड वॉर्म है, लाल कीड़ा, वो पनप जाता है। तो क्या रहेगा, जैसे इसके छोटे छोटे होल हैं, इसमें वो रेड वॉर्म में लाल कीड़ा फंस जाता है, तो क्या उसको हमारी सीप को परेशान करेगा। ठीक है, और परेशान करने के बाद जैसे आपकी सफाई करोगे, आपको पूरे टैंक का पानी ड्रेन आउट करना पड़ेगा। ड्रेन आउट करोगे, आपकी सारी फीड वेस्टिंग है यहाँ, यानी कि आपके टैंक के अंदर जितनी भी अच्छी फीड बनी थी वो सारी वेस्टेज है। किसके कारण? सिर्फ इसके नेट के कारण। दूसरा, जैसे आप ये एल्गी देखते हो, ठीक है, जैसे एल्गी लगी हुई है इसके ऊपर, ये कुछ टाइम के बाद ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जो इसे होल है इसके छोटे छोटे, उनको बिल्कुल ब्लॉक कर देगी। क्या है कि सीप के हमारे टैंक के अंदर फूड तो है, बट ये कि हमारी सीप है वो फूड नहीं ले पाएगी। अब इसको रिमूव करके हमने ये वाला नेट यूज़ किया है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, इस नेट में हमारी सीप है, उसके होल देख सकते हो कितने बड़े होल हैं। अगर इसके अंदर लाल कीड़ा आ भी जाए तो हमारी सीप को परेशान नहीं करेगा, सीधा नीचे जाएगा बिल्कुल। दूसरी स्पेसिफिकेशन क्या है इसकी, होल इतने बड़े हैं इसके, हमारी सीप है ऊपर नीचे अच्छे से मूवमेंट कर सकती है। तीसरी स्पेसिफिकेशन क्या है, अगर इसके अंदर एल्गी बनती है वो सीप को परेशान नहीं करेगी अदरवाइज। ठीक है, जो सीप बनेगी हमारी सीप को बिल्कुल मुँह में, एक तरीके से उसको मुँह में खाना मिलेगा। ठीक है, और जो इसकी लाइफ रहेगी, आपने एक फार्मिंग के लिए इसको यूज़ कर लिया है, आपको फेंकना पड़ेगा, यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा, ये वाला जो नेट है इसको आप 10 साल तक, यानी कि इससे कम से कम 5 फार्मिंग आप ले सकते हो। ठीक है, और जो इसके पॉकेट की बात करें, एक पॉकेट में हमारी 7 सीप रहेंगी, 6 भी रह सकती हैं, 7 भी रह सकती हैं, यानी कि मतलब एक नेट में आपकी 12 से 14 सीप आपसे आराम से आ जाएंगी। ठीक है जी। आप मेरे को ना एक सवाल है, हो सकता है कि इसका कोई मतलब ना बने जी, पर क्या ये ज़रूरी है कि इन शीपों को इस नेट में ही रखा जाए जी, और इतना स्पेस दिया जाए कि इनको मूवमेंट करने की स्पेस दी जाए? देखिए क्या होता है, देखो सीप है एक लाइव जिंदा जीव है। ठीक है, आप इसको पैक करके नहीं रख सकते। ठीक है, इसको मूवमेंट करने के लिए, जैसे मैं खड़ा हूँ, अगर मैं 1 घंटे के लिए खड़ा हूँ तो मेरा सिर्फ जाम हो जाएगा। जैसे ही हमारी सीप, अगर इसको मूवमेंट करने की जगह नहीं मिलेगी, ऊपर नीचे घूमने की जगह नहीं मिलेगी, तो एक तरीके से मतलब कि जाम हो जाएगी और अपना वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो कभी भी फार्मिंग करे, हर फार्मर को मैं सलाह दूंगा, कभी फार्मर करे जो अपना नेट है सबसे बेस्ट क्वालिटी का यूज़ करे। क्योंकि इसमें देखो, आप देख सकते हो ऊपर भी कम से कम सीप को इतना स्पेस मिला है और आगे भी इतना स्पेस मिला है, ताकि मेरी सीप है आगे पीछे ऊपर नीचे आसानी से मूवमेंट कर सके। ठीक है, जितना सीप हमारे मोमेंटम में रहेगी उतना वो अच्छा प्रोडक्शन देगी और उतना ही उसका प्रोडक्शन रेट उतना ही आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, और ऊपर से देख सकते हो, मैंने ऊपर से कम 8 से 9 इंच का गैप दिया हुआ है, क्योंकि जैसे अब गर्मी बढ़ रही है, गर्मी में क्या रहेगा कि ऊपर का वाटर हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। बट यह है कि मेरी सीप यहाँ से स्टार्ट है, अगर मेरे ऊपर का पानी भी गर्म हो जाए तो मेरी नीचे वाली सीप को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं जो फार्मर को फेल कर देती है बिजनेस में। जैसे जैसे आप वर्क करोगे, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप सीप के अंदर न्यूक्लियस कैसे इम्प्लांट कर रहे हो, ठीक है, आपका नेटवर्क कैसा। हम जो स्टार्टिंग में फेल हुए थे उसका यही कारण था, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, मेरी सीप मैंने यहाँ से डालनी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, ऊपर से वाटर हीट किया, सीप डिहाइड्रेट हो गई और मोर्टेलिटी हो गई ऊपर सीप की। तो जब भी आप सीप मतलब फार्मिंग स्टार्ट करें तो ऊपर से कम से कम इतना गैप दे, ताकि मेरी सीप को अगर वाटर गर्म भी हो जाए तो सीप को मेरी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब ये बताइए कि चलिए हमने इन्वेस्टमेंट की बात कर ली, अब थोड़ा सा प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं, जिसके लिए हमारे जो किसान भाई है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो वेट कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी एक बार आप बताएं। जी जी, देखिए मैं आपको एक
बड़े स्केल पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि फार्मर है उसको बड़े स्केल पे ना जाके स्टार्टिंग में छोटे स्केल पे। अगर मैं एक टैंक की बात करूं, मान के चलिए मेरा एक टैंक है, ठीक है, एक टैंक में मान के चलो मेरी 1200 सीप आ जाती है, ठीक है, जो आउटपुट रहेगी हमारी 60 से 65 के बीच में रहेगी। अगर मेरी 1200 सीप डाल लिया है, 1200 सीप में से अगर मेरी मान के चलो 800 सीप भी बचती हैं, ठीक है, 800 में से मेरे को उसमें से 1600 मोती मिलेंगे, यानी कि कहने का मतलब है जो एक सीप है मेरे को 2 मोती दे के जाएगी, ठीक है, 1600 मोती मिलेंगे। मार्केट जो रेट रहेगा 100 आपका प्लस रहेगा, वो कितना भी जा सकता है, 100 डिपेंड ऑन क्वालिटी, 100, 200, 300, 400 कम से कम। अगर आपका एक पल 100 का भी जाता है, ठीक है, तो आपको एक टैंक से, ठीक है, 1,60,000 का रिवेन्यू जनरेट होता है आपका, ठीक है। और इंस्टॉलेशन की बात करूँ, एक सीप का आपका 50 रुपये खर्चा बैठता है, तो मान के चलो आपकी 1000 सीप जो डाली है आपने, इसका आपका 50 से 60,000 थोड़ा बहुत ऊपर कंस्ट्रक्शन का रहेगा। कहने का मतलब है जैसे आप फर्स्ट टैंक लगाओगे उसमें आपने जो लगाया था वो भी आपका निकल आएगा और आपका प्रॉफिट भी जनरेट हो जाएगा। कि मैं छोटे से छोटे स्केल की बात कर रहा हूँ, एक मतलब छोटे से किसान के लिए जिसको के पास इतना पैसा नहीं है कि इतने लार्ज स्केल पर कर सके। ठीक है, ये प्रॉफिट बता दिया। अब एक बार ना हम डिटेल में इसको एक अगली वीडियो बनाएंगे, पर आप छोटा सा एक बार ये बता दीजिए कि जो इसके मोती होते हैं उनकी कितनी क्वालिटी होती है, किन पैरामीटर्स पे क्वालिटी नापी जाती है, डिटेल में हम वहाँ पे बात करेंगे। अलग से आपके लिए एक और वीडियो लाएंगे। देखिए जैसे हमारे प्रोडक्शन तैयार होगी, प्रोडक्शन के बाद क्या है इसकी, देखो जैसे हमारी फसल तैयार होती है, फसल के अंदर हमारे जो सारे पार्ला एक क्वालिटी के नहीं आएंगे, इसमें ए ग्रेड भी आएगी, बी ग्रेड भी आएगी, सी ग्रेड भी आएगी, ठीक है। वो आपको मैं हर चीज़ डीपली बताऊंगा कि ए ग्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बी को कैसे करेंगे, सी को कैसे करेंगे। तो ये था उन लोगों के लिए जो मोती की खेती को समझना चाहते थे। और अगर आप डीपली समझना चाहते हैं तो अभी हम अंकुश जी के साथ एक और वीडियो करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप मार्केटिंग कैसे सीख सकते हैं। अंकुश जी के से इनके एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर करेंगे और क्वालिटी कैसे जांच सकते हैं और उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, है ना। तो मोती की खेती के लिए आप जो आज की वीडियो में अंकुश जी ने आपको बातें बताई है उसका ध्यान रखिए, नेट का ध्यान रखिए, किस तरीके से आप प्रॉफिट ले सकते हैं उसका ध्यान रखिए और हमारे साथ दूसरी वीडियो देखना ना भूलिए। धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।